दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी, जो कि हम शॉर्ट नोट्स में देख चुके हैं। अभी हम इसको देखेंगे। अपने एक पीडीएफ फाइल को मैंने प्रिंट किया हुआ है उसमें से। तो मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी जो है ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी बोलते हैं इसको, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, या फिर नेचुरलिस्टिक थ्योरी, या थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन भी इसी को कहते हैं। इसको एक्सप्लेन किया था ओपेरिन एंड हाल्डेन ने, पर इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो मिलर और यूरे ने किया था। उसको साबित करने के लिए मिलर और यूरे ने काम किया था। मैक्सिमम एक्सेप्टेड थ्योरी यही है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। और अब बात करते हैं कि कुछ कंडीशंस क्या थी अर्ली अर्थ पे, जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी, जब हमारे पास लाइफ नहीं आई थी तब कैसी कंडीशंस थी। वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर था और ऑक्सीजन अब्सेंट थी। तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, मतलब जो मॉलिक्यूल बन रहे थे उनका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चिपक पा रही थी, ऑक्सीजन थी ही नहीं तब। सो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था ये, और हाई हाइड्रोजन थी उस समय। उसमें कोई ओजोन लेयर थी ही नहीं उस टाइम, अभी तो है। और लाइट प्रेजेंट थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थंडरस्टॉर्म वगैरह आ रहे थे वहाँ पे उस समय, और काफ़ी हॉट था टेम्परेचर। गैस जो प्रेजेंट थी उस समय वो थी मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन। बाकी जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने कंबाइन किया और कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बना दिए पानी में। पानी मतलब जो कि हमारे ओशंस थे। और काफ़ी एनर्जी, मतलब उस समय जो एनर्जी का सोर्स था वो था कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, लावा आ रहा था, तो हीट वहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, वो एक एनर्जी थी। लाइटनिंग हो रही थी आसमान में, और यूवी रेज भी थी, क्योंकि हमारे पास ओजोन लेयर नहीं थी तो यूवी रेज भी थी। और यूवी रेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, जो कि केमिकल रिएक्शंस कराती हैं। तो जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो वाटर में थी, और एज वाटर प्रोवाइड मैक्सिमम चांस फॉर मॉलिकुलर इंटरेक्शन एंड बेस्ट सॉल्वेंट। पानी को आज भी बेस्ट सॉल्वेंट ही माना जाता है, और सारी मॉलिकुलर इंटरेक्शंस, बहुत सारी मॉलिकुलर इंटरेक्शंस इसके अंदर कराई जा सकती हैं। तो उस समय ये पानी में ही हुआ था काम। सो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एनर्जी एंड वाटर, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बने थे वो इसीलिए बन पाए क्योंकि हमारे पास पानी भी था और एनर्जी भी थी, जो कि हमें अलग अलग सोर्सेज से मिल रही थी। तो ये जो थ्योरी थी इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोई कहता था कि केमिकली हुआ है, कोई कहता था बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ही हुआ है, बायोजेनी। तो कीमोजेनी के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थ पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, पर धीरे धीरे वो टेम्परेचर जब थोड़ा कूल हुआ 52 डिग्री सेल्सियस के पास आ गया, तो फिर कंडेंसेशन हुई। मतलब जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे हवा में वो भी जुड़े और उनकी कंडेंसेशन हुई। फिर पॉलीमराइजेशन भी हुई, क्योंकि कंडेंसेशन से क्या हो गया, मान लो वाटर का कंडेंसेशन हुआ तो पहले क्लाउड फॉर्म में था, वो पानी बन गया। फिर पॉलीमराइजेशन, पानी के अंदर ही पॉलीमराइजेशन हुई। जो मैंने बताया ना कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे यहाँ पे, इन सभी की पॉलीमराइजेशन हुई, जिससे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन गए, एमिनो एसिड या ग्लूकोज वगैरह। एंड ऑक्सीडो रिडक्शन टू फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक एल्कोहल बना, एल्डिहाइड बने, ग्लिसरोल्स बने, फैटी एसिड बने, प्यूरिन, पायरिमिडिन, सिंपल शुगर्स भी बने, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, इस तरह के मॉलिक्यूल्स बन गए थे हमारे पास। तो और ये जो मॉलिक्यूल्स थे जो बने, उनका डिग्रेडेशन जो था बहुत ही स्लो था, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, एब्सेंट थी ऑक्सीजन। तो द एनर्जी फॉर दिस फोटोकेमिकल रिएक्शन वाज प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, जो कि हम देख चुके हैं कि वोल्केनिक इरप्शन जो कि बहुत ही गर्म थे, सोलर रेडिएशंस, यूवी से मिल रही थी हमें, यूवी लाइट से सोलर रेडिएशंस भी थी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इन सब चीज़ों से हमें एनर्जी मिल रही थी। एक हमारे पास हाल्डेन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हॉट थिन सूप या प्रीबायोटिक सूप का कॉन्सेप्ट दिया। इनका मानना था कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स पानी के, मतलब ओशंस में थे, ये सारे पॉलीमर्स, ये इनको हॉट थिन सूप कहा गया है, क्योंकि इन्हीं से लाइफ आई है। तो जो पानी था वो सिंपल वाटर नहीं था उस टाइम ओशंस में, उसमें बाकी चीज़ें भी थी, तो उसको हॉट थिन सूप कहा।
क्योंकि सूप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पानी नहीं होता, टमाटर वगैरह होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ था और यही मॉलिक्यूल लाइफ को फॉर्म करने वाले थे। अब हम बात करते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड्स थे, फैट्स, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, ये सब आ चुके थे हमारे पास। और ये जो पॉलीसेकेराइड थे ये ज़्यादा स्टेबल थे, तो ये डोमिनेट कर गए वाटर में। जो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म्स आ रही थी वो ज़्यादा बनती गई वाटर में उस टाइम, और इस वजह से फॉर्मेशन हुई प्रोटोबायोन्ट्स की। तो हमने देखा ये केमिकल एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। अब जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है और बायोजेनी है, उसमें क्या हुआ था, तो बायोलॉजिकली कैसे हुआ एवोल्यूशन, तो देयर मस्ट बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड रेप्लिकेटर्स। मतलब हमारे पास ऊपर जो है ना वो पॉलीमर तो बन गए थे, पर उनसे क्या हुआ, हमारे पास वो पॉलीमर फिर एक जगह इकट्ठे होने लगे और प्रोटोबायोंट्स बने। मतलब लिविंग सेल से पहले जो कुछ था वो प्रोटोबायोंट्स बने। और लाइफ को आने के लिए ये जो प्रोटोबायोंट्स बन रहे थे ये मस्ट भी इनकी सप्लाई होनी चाहिए, और सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स कहा जाता है इनको, कि सप्लाई होते रहनी चाहिए। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं उस टाइम, और इनकी सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स थे, मतलब खुद से प्रोड्यूस हो रहे थे, कोई इनको कर नहीं रहा था। बस इतना मॉलिक्यूल अगर हमारे पास आ गए तो ये कोई प्रोड्यूस हो रहे थे। कॉपिंग ऑफ दीज मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू म्यूटेशन। और जब ये ऐसे बन रहे हैं तो ये ऐसे ही बनते रहेंगे तब तो लाइफ आएगी नहीं, तो इनमें म्यूटेशन होते रहने चाहिए। जैसे ही म्यूटेशन होती रहेगी तो इनमें कुछ चेंजेस आएंगे, वेरिएंट आएंगे इनके, और फिर लाइफ आएगी धरती पे। तो ऐसे ऐसे हुआ था। तीसरा मॉलिक्यूल, तीसरा भी था, मैं पढ़ के बताता हूँ। कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी जो कि मिल रही थी, एंड देयर पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम द जनरल एनवायरनमेंट। जहाँ ये बन रहे थे उससे थोड़ा साइड में आ जाए, जनरल एनवायरनमेंट जहाँ बन रहे हैं वहाँ तो सेम ऐसे ही बनते रहेंगे बहुत सारे, तो वहाँ उस एनवायरनमेंट से इसको बाहर निकलना पड़ेगा, और वहाँ फिर उसमें म्यूटेशन वगैरह आए और ऐसे मॉलिक्यूल भी बनते रहें कंटिन्यूसली, और इनको एनर्जी भी मिलती रहनी चाहिए, चाहे ये केमिकली कुछ खाएं या फिर जैसे भी खाएं, बस इनको एनर्जी तो चाहिए, फ्री एनर्जी आती रहनी चाहिए फ्री में, और पार्शियल आइसोलेशन भी होती रहनी चाहिए एनवायरनमेंट से। तो फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉलोइंग थ्री कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। ये तीन कंडीशंस थी जो हमने देखी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए फुलफिल्ड होनी चाहिए। तो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन इन रेप्लिकेटर्स क्या था, कि जो थर्मल, मतलब म्यूटेशंस कैसे होंगे उन रेप्लिकेटर्स में, इनको ही रेप्लिकेटर्स कहा गया है। तो जो थर्मल मोशन थी, मतलब बहुत ज़्यादा हीट थी, पानी कैसे बॉईल करता है बहुत ज़्यादा हीट पे, उस तरीके से बॉईल हो रहा है, तो थर्मल मोशन हो रही थी वाटर में। तो जिस वजह से जो नए मॉलिक्यूल बन रहे थे वो तो बने रहे थे, पर जो पुराने होते वो साइड होते जा रहे थे। तो सेल लाइक एग्रीगेट का प्रोटोबायोंट, तो सेल की तरह थे, एग्रीगेट हो चुके थे पॉलीमर के और सेल की तरह दिखते थे, इसलिए इनको प्रोटोबायोंट कहा गया। प्रोटो यानी कि पहले के जो बायोंट थे, लाइफ आने के पहले के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको प्रोटोबायोंट कहा गया है। सच फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रोबेबली ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स अगो आ चुके थे। लाइफ आई है 3.5 बिलियन ईयर अगो, लेकिन ये 3 बिलियन ईयर अगो आ चुके थे। तो और इनके पास जो है आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, इस तरह के मॉलिक्यूल मतलब थे इस कॉम्बिनेशन में। और इनकी दिक्कत ये थी कि अनेबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे ये। स्टेबल थे और मोटाइल थे, मतलब स्टेबल हो गए थे एक दूसरे के साथ मिलके, ये आरएनए वगैरह मिलके स्टेबल हो चुके थे स्ट्रक्चर में, मोटाइल भी थे। और कोसर्वेट कहा गया है इनको, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा ये कोसर्वेट्स हैं, लेकिन एक और साइंटिस्ट हैं सिडनी फॉक्स, उन्होंने कहा नहीं इनको माइक्रोस्फीयर कहा जाता है। तो कोसर्वेट और माइक्रोस्फीयर क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। प्रोटोबायंट्स जो थे, मतलब ये पहले के मॉलिक्यूल, एक्साइटेबल थे, मेटाबॉलिकली एक्टिव थे, और इनकरेक्टली रिप्रोड्यूसिंग क्लस्टर थे, प्रॉपर तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, इनकरेक्ट तरीके से कर रहे थे, क्योंकि इनमें लाइफ थोड़ी ना थी, अभी शुरुआत ही हो रही थी लाइफ की। तो बायोजेनी में हम देख रहे हैं दो तरह के प्रोटोबायंट्स के बारे में अब, कोसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर के बारे में।
तो याद रखना है कि कोसरवेट्स जो हैं ओपेरिन ने दिए हैं ये कॉन्सेप्ट की कोसरवेट थे, और सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर का दिया था। जो कोसरवेट्स थे इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड और बाकी के माइक्रोमोलिक्यूल एंड प्रीमोर्डियल सूप कंबाइंड सेल्फ असेंबल टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ लाइफ कॉल्ड कोसरवेट। मतलब न्यूक्लिक एसिड थे और बाकी माइक्रोमोलिक्यूल जो कि हमने ऊपर भी देखे कि क्या क्या थे माइक्रोमोलिक्यूल हमारे न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ जो प्रोटीन्स वगैरह या कार्बोहाइड्रेट थे, और इन्होंने बनाया भी कोसरवेट्स को। तो ओपेरन ने कहा कि जो कोसरवेट्स हैं उन्होंने लाइफ को मतलब उनसे लाइफ आई है, और कोसरवेट्स जो है वो अब एब्जॉर्ब्ड ऑर्गेनिक सूप कि कोसरवेट्स जो हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक सूप आ जाता है अपने एनवायरनमेंट से, और ये मल्टीप्लाई करते हैं उस वजह से। यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ऐसे हैं, अगर बाहर से इनके अंदर पानी और बाकी की मटेरियल चला जाएगा तो इनका साइज बड़ा हो जाएगा और फिर वो डिवाइड कर जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ओपेरन ने कहा कि यही मॉलिक्यूल हैं जो प्रोटोबायोंट हैं कि लाइफ से जो पहले आए थे वो वाले प्रोटोबायोंट मेरे वाले प्रोटोबायोंट हैं जिनको मैं कोसरवेट नाम देता हूँ। और प्रॉब्लम ये थी कि दे लैक डेफिनेट मेम्ब्रेन, कि ये एक क्लस्टर तो है मटेरियल का लेकिन इसमें एक मेम्ब्रेन नहीं है बाहर जैसे सेल के बाहर होती है। तो क्या था कि दे कैन एबल टू एब्जॉर्ब सबस्ट्रेट फ्रॉम द सराउंडिंग, सबस्ट्रेट ले सकते थे वो सराउंडिंग से। सबस्ट्रेट का मतलब वो हमारे पॉलीमर्स ही हैं। और दे कैन डिवाइड इफ़ दे अटेन लार्ज साइज, जब बाहर से कुछ लेंगे और इनका साइज बढ़ जाएगा तो ये डिवाइड भी कर जाते थे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कोसरवेट्स का जिसको ओपेरिन ने दिया था। अब बात करते हैं माइक्रोस्फीयर की। माइक्रोस्फीयर में एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्पेशली फ्रॉम प्रोटीनोइड्स, तो जो नॉन लिविंग कनेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उन्होंने कहा था कि ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते हैं, हम इनको माइक्रोस्फीयर कहेंगे, और ये बनते हैं मेनली प्रोटीन्स की वजह से। ये देखिए दूसरा स्ट्रक्चर कितना भारी लग रहा है, भारी भरकम। तो माइक्रोस्फीयर सारा एग्रीगेट ऑफ प्रोटीनोइड्स यानी कि प्रोटीन्स का एग्रीगेशन था, कोटेड बाई प्रोटीन मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन भी थी इसके बाहर जिसकी कोटिंग थी मेम्ब्रेन की एक कोटिंग थी जो कि प्रोटीन की बनी थी, और इसमें डबल मेम्ब्रेन भी थी। मतलब इतना एडवांस इस भाई साहब ने बता दिया सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर को। और ऑस्मोटिकली स्वेलिंग और श्रिंकिंग भी करते थे ये सॉल्यूशन में। ऑस्मोटिक का पता होगा आपको कि बाहर नमक ज़्यादा होगा, अगर एनवायरनमेंट में बाहर नमक ज़्यादा है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो इनके अंदर का मटेरियल पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बाहर अगर पानी ज़्यादा हुआ और इनके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा तो ये फूल जाएंगे। तो वैसे काम करते थे, इनकी स्वेलिंग और श्रिंकिंग होती थी भाई। दे कैन डिवाइड असेक्सुअली, कि इनमें ना बडिंग भी हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, बाइनरी फिजन भी हो सकता है। तो माइक्रोस्फीयर जो है इनमें कुछ ज़्यादा ही एडवांस बता दिए गए हैं, तो इसको नहीं माना जाता है, जबकि इस भाई साहब को फिर भी माना जाता है कोसरवेट्स को, क्योंकि माइक्रोस्फीयर कुछ ज़्यादा एडवांस बता दिए उस समय जब लाइफ नहीं थी। कह दिए कि वो डबल मेम्ब्रेन भी हैं, ऑस्मोटिक स्वेलिंग श्रिंकिंग भी कर रहे हैं, असेक्सुअली भी डिवाइड कर रहे हैं, बडिंग फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन, जो कि मतलब बहुत ही एडवांस लगता है उस समय के हिसाब से। और ये जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है हमारा बायोजेनी, इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम टू प्राइम केमिकल कंपाउंड्स ऑफ लाइफ, मतलब इन्होंने फॉर्म किए हैं तो प्राइम केमिकल कंपाउंड ऑफ लाइफ ही प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को खाया जाता है। और एक प्रोटीनॉइड थ्योरी है हमारे पास जो कि कहती है कि पहले प्रोटीन का मॉलिक्यूल इवॉल्व हुआ है वाटर में। और एक और थ्योरी है जिसको कहते हैं नेक्ड जीन हाइपोथेसिस, ये कहती है कि न्यूक्लिक एसिड का ओरिजिन पहले हुआ है, उसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स आए हैं। मतलब ये वैसा सवाल है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इस पर डिबेट रहती है, लेकिन अभी माना जाता है कि जीन्स थे वही पहले आए हैं। तो इन विट्रो में से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जहाँ पे आरएनए के मॉलिक्यूल को 77 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए का मॉलिक्यूल बनाया गया। H.G. खुराना इंडियन ही थे ये साइंटिस्ट, एंड गेव राइज टू स्पेकुलेशन दैट प्रोबेबली आरएनए एंड नॉट डीएनए, कि न्यूक्लिक एसिड में भी आरएनए हमारा
प्राइमरी मॉलिक्यूल था जो पहले बना है भाई धरती पे, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। वाज द प्रीमोर्डियल जेनेटिक मटेरियल सर्टेन राइबोजाइम्स आरएनए मॉलिक्यूल हैविंग एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़। तो आपको आज भी पता है कि सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होती हैं एंजाइम्स, आरएनए भी एंजाइम का काम करते हैं, उनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी के लिए हमें प्रोटीन ही चाहिए हो फिर एंजाइम बनेगा, आरएनए से भी काम चल जाता है, राइबोजाइम्स होते हैं क्योंकि। तो चेंज एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन प्यूरिन पायरिमिडिन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड माइट हैव गिव राइज टू सिस्टम दैट कुड रिप्रोड्यूस। मतलब जो चेंज हो गया हमारी एसोसिएशन में प्रोटीन प्यूरिन एमिनो एसिड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसकी वजह से हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आ गया जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता था। इन सभी को कॉम्बिनेशन बना, बहुत सारे अरबों खरबों मॉलिक्यूल बने, उनमें म्यूटेशंस भी हो रही थी, तो कोई तो ऐसे निकले जो कि रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे। फोल्डिंग ऑफ मोनोलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड की लेयर थी वो पहले मोनोलिपिड थी, मोनोलेयर थी मतलब एक ही लेयर थी, डबल मेम्ब्रेन नहीं थी। Thus it is thus possible to that first cells arose in the same way as कोसर्वेट। तो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि जैसे कोसर्वेट राइज हुआ है वैसे ही पहला सेल जो है वो उसका मतलब जन्म हुआ था, वो निकला था कोसर्वेट से भी। और फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर विद डिवीजन पावर कार्ड ईओबायंट और प्री सेल्स। देखो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले प्रोटोबायोन्ट्स, फिर जो प्रोटोबायोन्ट्स थे उनमें हमने कहा कि या तो वो कोसर्वेट्स थे या माइक्रोस्फीयर थे। तो यहाँ माना गया है कि वो कोसर्वेट की तरह थे, और जब इनके अंदर ना डिवीज़न करने की पावर आ गई कोसर्वेट्स के अंदर, तो फिर ये अलग मॉलिक्यूल बन गए। इनको हमने कहा गया ईओबायोन्ट्स और प्री सेल्स। अभी भी प्रॉपरली सेड नहीं है, लेकिन ईओबायोन्ट और प्री सेल इसको कहा गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। Thank you.